साल था 2001 और एक मौत ने पूरे देश को हिला दिया। मुंबई के एक ऑफिस बिल्डिंग के बाहर 25 महिलाएं इकट्ठा हुई और वो पत्थर फेंकने लग गई कि ये मौत हुई क्यों। वो खिड़कियां तोड़ने लग गई और चिल्ला कर पूछ रही थी कि तुमने उसको मारा क्यों, उसका मर्डर क्यों हुआ। कई महिलाओं ने अंधेरी इलाके में गुजारिश की कि उसको वापस लाया जाए। अब मरे हुए व्यक्ति को वापस कैसे लाया जा सकता है? ये मौत थी किसकी? क्योंकि सास भी कभी बहू थी के मिहिर वीरानी की। शो के क्रिएटर्स को ये पता था कि मिहिर की डेथ की वजह से एक ट्विस्ट आएगा कहानी में, पर उनको ये अंदाजा नहीं था कि ऑडियंस का ऐसा रिएक्शन होगा। शोहिनी घोष जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि in my university was talking about it and I'm like, who is Mihir Virani? And then everybody is really upset and a whole range of people are upset. People who are elder, people who are younger, people who are middling. कई व्यूअर्स को लगा कि अमर उपाध्याय जो मिहिर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उनकी मौत हो गई असल जिंदगी में। So I don't know why some people misconstrued that something happened to the actor. अमर उपाध्याय ने कहा कि उनको देर रात कई कॉल्स आते जहां लोग कंप्लेन करते उनको शो के बारे में। उनको लेटर्स मिले कुछ जो खून में लिखे गए थे और लोगों ने कहा कि अगर वो शो में वापस नहीं आएंगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी भर मिठाई खाना बंद कर देंगे। स्टार प्लस के मेल बॉक्स पर लाखों करोड़ों लेटर्स बरसते रहे और उनका मेल बॉक्स क्रैश हो गया। फाइनली प्रोड्यूसर्स को ऑडियंस की सुननी पड़ी। 2020 से जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स की व्यूअरशिप में हर साल 20 से 30% गिरावट आई। पर अभी टीवी सीरियल्स की कहानी बहुत अलग है। – 2020 से जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स की व्यूअरशिप में हर साल 20 से 30% गिरावट आई है। जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स है स्टार प्लस, कलर्स, जी टीवी और सोनी और सब टीवी जैसे चैनल्स जो फैमिली एंटरटेनमेंट के शोज बनाते हैं। ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि टीवी शोज में इतना हाई क्वालिटी ड्रामा रहता है। पर सीरियसली अभी कई पॉपुलर टीवी शोज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे 2020 के बाद अनुपमा एक टॉप शो होता था। उनकी रेटिंग 4+ थी पर आज वो 2.8 हो गई है। ये कहना था सौरभ तिवारी का जो एक राइटर और प्रोड्यूसर है हिंदी टीवी इंडस्ट्री में। तो इंडियन टीवी सीरियल्स का हुआ क्या? इतनी पॉपुलैरिटी से वो गिर कैसे गए? इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। ये पहला इंडियन टीवी सीरियल था जो प्रीमियर हुआ था 1984 में, वो भी इंडिया के अकेले टीवी चैनल पर। इस शो का मकसद एंटरटेन करना नहीं था बल्कि लोगों को एजुकेट करना था। अब टेलीविजन तो हमारे देश में 1959 से था, पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि क्योंकि देश में आधे से ज्यादा लोग गरीब हैं, टेलीविजन एक ऐसा खिलौना है जो लोगों के लिए बहुत महंगा है, इसलिए सरकार ने टेलीविजन पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं। ये चेंज हुआ 1975 में जब डॉक्टर विक्रम साराभाई इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के हेड थे और उनको लगा कि टेलीविजन सोशल चेंज के लिए यूज किया जा सकता है। ये वो समय था जब डॉक्टर साराभाई नासा के साथ काम कर रहे थे सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीवी एक्सपेरिमेंट के लिए, जिससे टीवी के जरिए एजुकेशनल कंटेंट दिखाया जा सकता है। इसीलिए 1983 तक टीवी यूज किया जाता था बस लोगों को एजुकेट करने के लिए, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या फिर किसान। उस समय बस एक ही चैनल हर चीज दिखाता था। गवर्नमेंट को इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि टीवी को तो हम यूज कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचने के लिए, इसलिए दूरदर्शन को जिम्मेदारी दी गई ऐसे प्रोग्राम्स बनाने के लिए जो लोगों के बीच अडॉप्शन और बर्थ कंट्रोल के बारे में अवेयरनेस फैलाते। एक मैक्सिकन सोप ओपेरा से इंस्पायर्ड हम लोग बनाया गया फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। हर एपिसोड के एंड में पॉपुलर एक्टर अशोक कुमार लोगों को बताते कि बड़ी फैमिलीज होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस शो ने टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के मुद्दों के बारे में बात करी, जैसे पिताजी की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स हो, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में लड़कियों के इश्यूज या फिर एक बड़ी फैमिली की आर्थिक प्रॉब्लम्स। प्राणियों में संतुलन हो, हर एक को अपनी तरह रहने खाने का मौका मिले। मौका मिलता किसे है यहाँ? रियाज करने दे छुटकी। तू भी मुझे टेस्ट के लिए पढ़ने दे मंजली। मनी मन पढ़ नहीं सकती? तू मनी मन गा नहीं सकती?
हम लोग ने एक नई ऑडियंस खींची, वो ऑडियंस जो बस एजुकेटेड नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट भी चाहती थी। उन 17 महीनों के दौरान जब हम लोग टीवी पर दिखाया जा रहा था, तब दूरदर्शन को हर दिन 400 लेटर्स मिल रहे थे। ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था, जब एक कैरेक्टर बड़की की शादी हुई थी शो में, तब कई दुकानें और बाजार बंद कर दी गई इस चीज की सेलिब्रेशन के लिए। इस शो के बाद कई दूसरे टीवी शोज आए, जैसे ये जो है जिंदगी। ये जो है जिंदगी। इस शो को लिखा गया था राइटर शरद जोशी ने, और ये शो इतना पॉपुलर हो गया कि फिल्म के बिजनेस पर भी एक असर आने लगा, क्योंकि ये सीरियल और फिल्म्स दोनों ही फ्राइडे को रिलीज होती। पर फिर टीवी पर 2 सीरीज आने वाली थी जिन्होंने टीवी का रुख बदल दिया। (1987) और 88 में 78 वीक्स के लिए दूरदर्शन पर चली राम आनंद सागर की रामायण। इस शो की इतनी पॉपुलैरिटी थी कि लोग शादियां पोस्टपोन कर देते थे ताकि एपिसोड खत्म हो जाए। मिनिस्टर्स अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए लेट आते और ट्रेन को भी रोक दिया जाता ताकि व्यूअर्स पूरा एपिसोड खत्म कर ले। कई लोग इस शो को ऐसे देखते मानो वो एक मंदिर में थे। शो से पहले लोग अपनी चप्पल उतारते, सर ढक लेते और टीवी पर माला डालते। अरुण गोविल, जिन्होंने श्री राम का कैरेक्टर निभाया, उनको तो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम मानने लग गए देश का, जिसकी वजह से उनको दूसरे रोल्स मिलने में भी मुश्किल आ गई। फिर अगले साल आई B.R. चोपड़ा की महाभारत, जिसका सिलसिला भी ऐसा ही था। लोग अपना काम जल्दी छोड़ देते ताकि उनका एपिसोड मिस ना हो। फिर 1991 में हमारी सरकार ने एक ऐसा कदम लिया जिसने इकोनॉमी के अलावा फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को ही बदल दिया। Of building an India free from the fear of war, want and exploitation, an India worthy of the dreams of 1991 रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया की एंट्री हुई ग्लोबल मार्केट में। इंपोर्टेड गुड्स आने लगे और इसके साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी, और टीवी इंडस्ट्री भी ट्रांसफॉर्म होने वाली थी। जहां 1962 में पूरे देश में बस 41 टेलीविजन सेट्स थे और एक चैनल था, 1991 में आते आते 7 करोड़ घरों में टीवी आ गया और 100 से ज्यादा चैनल्स। जी टीवी और सन टीवी जैसे डोमेस्टिक चैनल्स तो आए ही आए, पर CNN और स्टार टीवी जैसे इंटरनेशनल चैनल्स की भी एंट्री हुई। जहां दूरदर्शन का फोकस बहुत समय से रूरल इंडिया के कैरेक्टर्स दिखाना था, इन नए चैनल्स ने सोचा कि क्यों ना हम एक ग्लोबल इंडियन की इमेज दिखाएं। पर इन चैनल्स को देखने के लिए आपको एक सैटेलाइट टीवी कनेक्शन चाहिए था जो बहुत महंगा था, जिसका मतलब था कि इन चैनल्स की टारगेट ऑडियंस कुछ ही अमीर लोग थे। इसी वजह से कई लोग तारा जैसे प्राइम टाइम सीरियल्स नहीं देख पाए जो जी टीवी जैसे प्राइवेट चैनल्स पर रिलीज हुए। अरे भाई प्रोग्राम क्या है, लास्ट डे है, कुछ पार्टी वार्टी हो जाए। अरे उस वार्डी को भी क्या। दूरदर्शन को लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, क्यों ना हम ये चीज कॉपी करें और बड़ी ऑडियंस तक पहुंचे। इसीलिए उन्होंने शांति और स्वाभिमान जैसे टीवी सीरीज रिलीज करे। ये सीरियल दोपहर में दिखाए जाते और होम मेकर्स को टारगेट कर रहे थे, यानी कि वो महिलाएं जिनकी प्राइमरी जिम्मेदारी अपने घर की देखभाल थी। पर सरप्राइजिंगली ये शोज वर्किंग महिलाओं में भी पॉपुलर हो गए। एक 1996 की रिसर्च ने दिखाया कि वर्किंग महिलाएं ऑफिस आवर्स के दौरान अपने पास के दोस्त के घर जाने लग गई ताकि उनका एपिसोड मिस ना हो। इस फॉर्मेट की सक्सेस की भनक लगी एक कंपनी को, बालाजी टेलीफिल्म्स। 3 जुलाई 2000 ये एक ऐसा दिन था जब एक टीवी सीरियल रिलीज हुआ जिसमें ना बड़े बड़े एक्टर्स थे और ना ये चैनल बहुत पॉपुलर था। उस समय स्टार प्लस की पेरेंट कंपनी स्टार टीवी इंडिया स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि उनके हिंदी डब के इंग्लिश शोज और मूवीज इंडियन ऑडियंस को पसंद आ नहीं रहे थे। कुछ महीने बाद 16 अक्टूबर 2000 को इसी प्रोडक्शन हाउस ने एक और सीरियल रिलीज किया। इन शोज ने स्टार प्लस का नक्शा ही बदल दिया। जहाँ 2000 में स्टार प्लस के बस 90 लाख व्यूअर्स से 5 सालों के अंदर ये नंबर डबल हो गया। 9 से 11 बजे का स्टार प्लस के लिए एक प्राइम टाइम स्लॉट बन गया। अब टीवी शोज तो हमारे देश में कई समय से थे, पर इनके सीरियल्स में एक यूनिक चीज थी। उनकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई थी, उनके थीम सॉन्ग्स और ओपनिंग सीन्स भी बहुत यादगार थे। ये सब ऐसी चीजें थी जो इंडियन ऑडियंसेस के लिए नई थी, इसीलिए दूसरे चैनल्स भी इस कॉन्सेप्ट को कॉपी करने लग गए। कई चैनल्स ने अपने अपने सीरियल्स निकाले और 2010 तक स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और कलर्स हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट मार्केट को डोमिनेट करने लग गए, जब उनका कलेक्टिव मार्केट शेयर 90% से ज्यादा हो गया। रिसर्च ने दिखाया कि लोगों को ऐसे शोज पसंद आ रहे थे उनके इंटेंस इमोशनल ड्रामा की वजह से। पर इस इमोशनल ड्रामा को समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। 51 साल की वीना माथुर का कई सालों से सेम रूटीन था, जहां वो 7:30 बजे अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठती और अपना फेवरेट टीवी शो देखती। खाना पकाते पकाते वो अपने फेवरेट टीवी कैरेक्टर्स को देखती। वो कहती कि टीवी सीरियल्स में ऐसे कैरेक्टर्स थे
जिनकी जिंदगी में भी कई मुश्किलें थी। इन शोज को देखने के बाद मुझे रियलाइज होता कि मेरी जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है, मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं और जिंदगी में अच्छी सिचुएशंस आ रही हैं। And see, we're catering to them. I mean, I'm here to entertain women who have lived homely lives for the homemakers, and I make shows for them. I really don't make shows for top upper stratus of society who want to have their creative juices flowing through television. I'm sorry, I make shows for the masses. गौतम हेगड़े जो एक टीवी स्क्रीन प्ले राइटर थे, उन्होंने कहा कि इन शोज में बहुत सारे रिलेटेबल फैक्टर्स होते। एक एपिसोड को देखते हुए कोई माँ ये सोच सकती थी कि काश मेरा भी बेटा या मेरी भी बहू इस कैरेक्टर जैसी होती। टीवी सीरियल्स तो कई समय से चल रहे थे, पर इन ड्रामाज ने पहली बार मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में इक्वेशन की बात करी, जिस चीज की वजह से ये शोज हर घर में घुस गए। और ये स्टोरीज भी थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबल थी। इनिशियली सास को अपनी बहू पसंद नहीं आती क्योंकि सास बहुत स्ट्रिक्ट होती और अपने बेटे के प्यार के लिए तरसती, पर इवेंचुअली ये रिलेशनशिप भी सॉल्व हो जाता। ये कॉन्सेप्ट्स रिलेटेबल थे क्योंकि रिसर्च ने दिखाया कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में तनाव कोई रेयर चीज नहीं है हमारे समाज में। जैसे इंडस्ट्री के एक वेटरन राइटर ने लिखा कि तुलसी और पार्वती जैसी बहुएं एक दूसरे से बहुत सिमिलर थी। शोमा मुंशी ने अपनी किताब में लिखा कि मोज बहू के कैरेक्टर माता सीता से इंस्पायर्ड थे, जो लॉयल थी और मॉरल भी। इसके साथ ही साथ उन्होंने इन शोज को एस्पिरेशनल बनाया। ये शोज छोटे से मकानों में नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े आलिशान मकानों में होते। सभी कैरेक्टर्स अच्छी अच्छी साड़ियाँ और ज्वेलरी पहनती। अब उनकी जिंदगी बहुत लग्जूरियस और मॉडर्न जरूर थी, पर जो उनकी वैल्यूज थी वो बहुत ट्रेडिशनल थी। जी आपका दिखरा नहीं आया क्यों? मैं आई हूँ ना, उसके आने की क्या जरूरत है? मेरी पसंद उसकी पसंद, मेरे यहाँ उसके यहाँ। इन सीरियल्स में कंजर्वेटिव और फैमिली सेंट्रिक इश्यूज के बारे में बातें होती, जिसकी वजह से ऑडियंस को ऐसे सीरियल्स बहुत पसंद थे क्योंकि वैल्यूज तो उनकी तरह ही थी, पर ये शोज एस्पिरेशनल थे क्योंकि दिखा रहे थे कि पैसों से क्या क्या कर सकते हैं। शोमा मुंशी जो एक प्रोफेसर है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कुवैत में, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सारे शोज अपने एरा की बॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड थी। कमलेश पांडे जो कई टेलीविजन प्रोजेक्ट्स के राइटर रहे हैं, उन्होंने कहा कि एकता कपूर ने अपने पिताजी की कई फिल्म देखी, इसी वजह से उन्होंने इन फिल्म्स को रीपैकेज किया टीवी के फैमिली ड्रामा के लिए। 1990s के बाद कई बॉलीवुड मूवीज इंडियन कल्चर, वैल्यूज और ट्रेडिशन के बारे में बात करती, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। तो ये टीवी शोज ग्लोबलाइजेशन को रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि इंडिया मॉडर्न भी हो रहा है पर हमारी वैल्यूज अभी भी ट्रेडिशनल है। तुलसी और पार्वती जैसी आइडियल बहुएं दिखा रही थी कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज करती हैं परिवार के सम्मान के लिए। पर ये काफी नहीं था। सीरियल्स को एंगेजिंग बनाने के लिए हर सीरियल में एक कॉमन विलन होता, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वैम्प, यानी कि एक इविल महिला। आज इस घर में मेरी आखिरी रात है और शांति निकेतन में आज तुम्हारी आखिरी रात होगी तुलसी। कल मेरा बदला पूरा हो जाएगा। आगे आपको और बहुत अफसोस करना है। आप तो अभी से डर गई। इन महिलाओं को दिखाया जाता कि वो कैसे अपने मन ही मन में परिवार की बहू को तबाह करना चाहती है। देख रही हूँ कि पार्वती का शुरुआत में ये हाल है, तो बाद में क्या होगा? मानो कि वो रामायण की सूर्पनखा हो। उनको विलन बनाने के लिए कई बार उनके लिए कैच फ्रेज यूज किया गया। ये एक ऐसी चीज थी जो वो कई बार रिपीट करती, चाहे अपने बिहेवियर में या फिर अपने डायलॉग में। अब क्योंकि ये सारे सीरियल्स ट्रेडिशनल वैल्यूज के बारे में थे, इन कैरेक्टर्स को विलन दिखाना भी बहुत मुश्किल नहीं था। एक आसान तरीका था उनको मॉडर्न और छोटे कपड़े पहनाने का। जैसे कोमोलिका बहुत बोल्ड कपड़े पहनती थी, अजीब सी बिंदियां पहनती थी और उसका बिहेवियर मानो सेडक्टिव था। अब इंडियन ट्रेडिशनल महिलाओं के लिए छोटे कपड़े पहनना या फिर अजीब सी बिंदी पहनना ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव चीज थी। तो इन कैरेक्टर्स को एज अ विलन एस्टैब्लिश करना इतना मुश्किल था नहीं। इन कैरेक्टर्स ने स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना दिया क्योंकि सब लोग देख सकते थे कि महिलाओं की क्या डार्क साइड हो सकती है। इन महिलाओं ने बस ऑन स्क्रीन इम्पैक्ट नहीं डाला, बल्कि ऑफ स्क्रीन भी डाला। फैशन ट्रेंड्स में भी हमें इनका इम्पैक्ट देखने को मिला। पर इन सीरियल्स में एक मुश्किल थी, ये सीरियल्स हर दिन आ रहे थे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हर रोज शाम 5 बजे। अब शोज को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ऑडियंस को लगातार पकड़ने के लिए प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि क्यों ना हम लगातार फैमिली ट्विस्ट और ड्रामा लेकर आए। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? अश्विन,
कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, जिससे ये शोज एंगेजिंग बन पाए। तो इन शोज में इतना ड्रामा डाला गया ताकि ऑडियंस को निकलने का मौका ही ना मिले। जब भी किसी कैरेक्टर को थप्पड़ पड़ता कैमरा जूम इन हो जाता। इन शॉट्स को कहा जाता है स्विस पैन शॉट, जहां बहुत लाउड म्यूजिक होता। ये ऑडियंस के लिए एक सिग्नल होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑडियंस को मानो एकदम शॉक दिया जाता है इस म्यूजिक के साथ, ताकि वो रिमोट तक जाए और वॉल्यूम कम करे। और इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी है। प्राइम टाइम स्लॉट के दौरान घर में लोग सभी बिजी होते, ऐसी सिचुएशन में ऐसे शॉट्स हाई वॉल्यूम के साथ लोगों का अटेंशन ग्रैब करते। तो ये बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी रिटेंशन हाई रखने की। ड्रामा बरकरार रखने के लिए टीवी सीरियल्स ने रीबर्ड्स का कॉन्सेप्ट भी मानो बहुत नॉर्मल कर दिया। आज शायद ये आखिरी मौका है मिहिर, जब तुम्हारी पत्नी तुमसे बात कर रही है। आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी हो या फिर मेमोरी लॉस, ऐसी भी चीजें हमें देखने को मिली। जैसे साक्षी तन्वर को कहानी घर घर की के सीरियल में जब उनको एक दूसरी एक्ट्रेस ने रिप्लेस किया, मैं वही पार्वती पर प्लास्टिक सर्जरी का कारनामा यूज किया गया ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एक नई एक्ट्रेस क्यों आ गई है। तो जहां दूसरे टीवी शोज में एक एक्टर छोड़ने की वजह से कंटिन्यूटी बिगड़ जाती, इंडियन टीवी शोज में कुछ भी मुमकिन था। इस वजह से कंटिन्यूटी बरकरार रहती और ड्रामा भी। इन शोज की मार्केटिंग भी बहुत अच्छी तरह की जाती। जैसे ये लास्ट सीन था एकता कपूर के एक सीरियल का। अगर आपने ये सीरियल देखा होगा तो आपको पता होगा कि पार्वती एक दिया को एक नदी में रखती है, पर इस शो के लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि यही दिया नदी के दूसरे एंड में एक नई लड़की उठाती है। ये लड़की है कौन? बालाजी के नेक्स्ट टीवी सीरियल की लीड, जो उसी टाइम प्रीमियर होगा जिस समय पिछला टीवी सीरियल आता था। तो बेसिकली बालाजी ने एक टीवी सीरियल यूज किया अपने अगले टीवी सीरियल को मार्केट करने के लिए। ये एक बहुत चालाक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ताकि वो ऑडियंस जो पहला टीवी शो देख रही थी वो ट्रांसफर होके नए टीवी शो में आ जाए। एक और मार्केटिंग टैक्टिक थी कि कई सीरियल्स एक साथ चलाए जा रहे थे जहाँ सेम एक्टर्स मौजूद थे। All happening in Balaji. Nobody could go out, because you wanted all restricted. Because one, actors were overlapping. So Parvati would go to do Kahani, then she would come to do My Karam, then she would come to do another show. Even the outside passages are filled. मंदिर के बाहर एक सीन हो रहा है कहानी का, क्योंकि का सीन इधर मंदिर के आगे हो रहा है, मतलब एक कार पार्क में हो रहा है, किधर हो रहा है, एवरी फ्लोर वाज पैक्ड। इसका पॉइंट ये था कि किसी भी एक्टर का जो फैन बेस था वो सारे शोज देखे उनके। अब ये जरूर था कि कुछ समय बाद इन शोज का कंपटीशन बढ़ गया था। इंडियन आइडल हो, झलक दिखला जा या फिर सीआईडी या फिर क्राइम पेट्रोल। पर जयदीप साहनी और सुजॉय वाधवा जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऐसे शोज कम्पीट ढंग से नहीं कर पाए, क्योंकि इंडियन ऑडियंस को ड्रामा और स्टोरी टेलिंग ही चाहिए। इंडिया के मोस्ट रियलिटी शोज वेस्टर्न मीडिया से कॉपी हुए थे, जिनसे इंडियन ऑडियंसेस रिलेट नहीं कर पाई। अब केबीसी जैसे शोज जरूर एक्सेप्शंस थे, पर ये इसलिए हुआ था क्योंकि उनके फॉर्मेट को लोकलाइज किया गया और अमिताभ बच्चन पॉपुलर थे, इस वजह से वो शो चल पाया। तो ऐसे सीरियल्स का कोई जवाब ही नहीं था इंडियन टीवी में। पर अब ये डोमिनेशन खतरे में आ गई। 2015 में जहां 28.5% लोग स्टार प्लस, जी टीवी और कलर्स के हिंदी शोज देखते थे, 3 साल बाद ये नंबर 22.6 हो गया। अब कई साल के बाद ऑडियंस बोर हो गई सेम फॉर्मेट से। आज ऑडियंस फास्ट पेस्ड कंटेंट देखना चाहती है। इनफैक्ट कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब ऑडियंस रियलिस्टिक कंटेंट एक्सपेक्ट करती है। टीवी शोज जहां ऐसे सीन्स दिखाए जाते थे, अब वो इंस्टाग्राम पर मीम कंटेंट लिए यूज आते हैं, ना कि टीवी पर प्राइम टाइम स्लॉट पे। जैसे लोगों के बीच रोजगार बढ़ा, स्पेशली महिलाओं के बीच, और वो और एजुकेटेड और एम्प्लॉयड हुई, उनको दुनिया के बारे में अवेयरनेस हुई, और अब वो रियलिस्टिक, प्रोग्रेसिव और डिवर्स कंटेंट की मांग करती हैं।
पर टीवी सीरियल्स वो जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। सास बहू सीरियल्स के प्रोड्यूसर्स अपना कंटेंट अडेप्ट ही नहीं कर पाए नई ऑडियंस के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे सीरियल्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि प्रोड्यूसर्स शो का सीजन भर सीजन देते गए, पर अब ऑडियंस को ये रेपिटेटिव कंटेंट नहीं चाहिए। और मैक्स के सीईओ शैलेश कपूर कहते हैं कि लोग अब फिक्शनल कंटेंट से दुखी हो गए और नॉन फिक्शन कंटेंट देखना चाहते हैं। बच्चे अब कार्टून्स नहीं देख रहे और बुजुर्ग सास बहू सीरियल्स के अलावा बिजनेस शोज देखना चाहते हैं जो एंटरटेनिंग भी हो और एजुकेशनल भी। ये कहना था शार्क टैंक के अमन गुप्ता का। तो मानो हम 40 साल बाद वापस दूरदर्शन के एरा में जा रहे हैं जहाँ लोगों को एंटरटेनमेंट के अलावा एजुकेशनल कंटेंट देखना है। टीवी सीरियल्स के लिए कंपटीशन बस शार्क टैंक से नहीं आ रहा बल्कि OTT से भी आ रहा है। और कितना दूर है प्रधान जी? इसके अलावा कंपटीशन अब मेरे जैसे लोगों से भी है क्योंकि मैं इतना एजुकेशनल और एंटरटेनिंग कंटेंट बना रहा हूँ, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो ना। अब ऐसे कंपटीशन की वजह से टीवी सीरियल्स की हालत और खस्ता हो गई है क्योंकि जहां एकता कपूर हाई प्रोडक्शन वैल्यू लेकर आई थी इन सीरियल्स में, अब वो और मुश्किल हो गई है क्योंकि ये टीवी शोज पैसा नहीं कमा रहे। इस वजह से प्रोड्यूसर्स इन सीरियल्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस वजह से विजुअल्स बेकार है, राइटिंग बहुत कमजोर, और स्टोरी घिसी पिटी सी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अमन ने चांद का टुकड़ा तोड़ दिया। जिस वजह से अब गोपी बहू के फैंस टीवी नहीं देख रहे बल्कि वो इंस्टाग्राम रील्स पर उनके मीम्स देख रहे। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। ये वीडियो अच्छा लगा तो पॉप कल्चर में मैंने कई वीडियोस बनाए। ये वीडियो आप देख सकते हैं जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में है कि एक्टर्स इतनी हाई फीस चार्ज क्यों कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिल्म्स भी बहुत बेकार हो गई हैं। तो ये वीडियो देख लेना। अगर ये वीडियो आप देख चुके हो तब ये वीडियो देख सकते हो कि रील्स की वजह से अब हिंदी गाने बस 2-3 मिनट के क्यों होते हैं। तो इस वीडियो को देख लेना।